खास वजह नजर आ रही है सर उसकी? नहीं, लोगों का हर जगह से गुजरात का तो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी सांप्रदायिक करके जीतते रहे हैं। इस बार उस तरह का नहीं है। और गुजरात तो मैं घुमा हूँ, इनके चुनाव में गया था खुद नरेंद्र मोदी जी के, मैं इनका प्रशंसक था। जब ये गुजरात में थे तो ये किसान परस्त थे। इन्होंने एमएसपी लागू हो ये चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी को, लेकिन भैया कहते थे कि दिल्ली बहुत ख़राब जगह है, यहाँ के आदमी बदल जाता है। तो ये दिल्ली आके बदल गए, पता नहीं क्या हुआ है। और इनका वो किसान परस्ती ख़त्म हो गई। क्योंकि मेरे तो जितने इनसे इनकाउंटर हुए किसानों के सिलसिले में, लड़ाई होके ही ख़त्म हो गए। गुजरात मॉडल कुछ नहीं, आप घूम के देखिए, वही गरीबी है, उसी तरह के गांव हैं, उसी तरह का किसानों को कष्ट है, उसी तरह की बेरोजगारी है, स्कूल भी अच्छे नहीं हैं, मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं। कहीं गुजरात में कोई स्वर्ग नहीं आया हुआ है। क्योंकि भारत में तो सुबह आप टीवी खोलिए तो 2000 बाबा प्रवचन देते नजर आते हैं। कुछ नहीं हुआ। मुझे समझाओ, आप क्या 8 साल में आपने क्या देखा? मतलब आपका जीवन स्तर बेहतर हुआ, आप महंगाई कम हुई, आपकी रसोई में ज़्यादा चीज़ें आने लगी कि कम आ रही हैं? ये विश्व गुरु का एक अजीब नारा, भाई काहे के गुरु बनोगे? क्या तुम सुई बनाते नहीं हो? मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट करते हो आज भी। लेकिन ऑपोजिशन हर जगह से खत्म हो रही है, आपको नहीं लगता सही नहीं है? बहुत ज्यादा नहीं, डाउन हो रहा है नहीं, हर नहीं जगह है से, और सर। एक पार्टी का रूल आने की बात। सही सही कह रहे हैं आप। लोग इसमें अपोजिशन को सोचना चाहिए। दूसरे में लेकिन लोगों की एक तारीफ़ करूंगा, मैं तो बहुत राजनीति में 1967 से हूँ, 74 में मैं एमएलए हो गया था। तब भी 67 में कोई अपोजिशन नहीं था यूनाइटेड, लेकिन लोगों को हराना था तो 8 स्टेट में कांग्रेस हरा दी थी और दिल्ली में बाल बाल बची थी। फिर इंदिरा जी वो गरीबी हटाओ करके वापस लाई, वरना बिना अपोजिशन के हटा दी थी। तो जब तय कर लेंगे लोग तो फिर वो ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि ये इकट्ठा होकर जुलूस लेके आएंगे हमारे यहाँ। फिर भी मुझे लगता है कि चुनाव आने तक अपोजिशन में इतनी सद्बुद्धि आ जाएगी कि एक के मुकाबले एक उम्मीदवार हो। बहुत सारे पीएम पद के उम्मीदवार हैं हर राज्य से। कोई नहीं, सीरियसली मैं तो सबसे मिला हूँ, कोई अपने को इस लायक नहीं समझता, चर्चा चलवा देते हैं। नीतीश जी भी हैं, चंद्रशेखर राव भी हैं, ममता जी अलग हैं। देखिए ममता जी कभी, देखिए ममता जी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचती। एक मिनट सर जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर अपने आप को प्रोजेक्ट करके अगर कोई आगे बढ़ेगा तो शायद जिस गोल को अचीव सकता अगर दिल्ली का, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? वो तो ठीक है, लेकिन कोई अपने को कर नहीं रहा है। शरद पवार जी डिजर्विंग हैं, लेकिन वो खुद ही मना कर देते हैं कि मैं नहीं हूँ इस रेस में। नीतीश खुद मना करते हैं मैं इस रेस में नहीं हूँ। ये तो चूँकि झगड़ा कराना आपको उनमें, तो आप उनको, मुझे भी बना सकते हो आप उम्मीदवार। किसको बुरा लगता है सुनना? आदरणीय मलिक साहब जी, मैं शराबबंदी का कार्यकर्ता रहा हूँ। जी, शराबबंदी चावला के साथ जी, जी हाँ, उनका मुझे मिलता रहता है। सिर्फ बिहार में मुलाकात हुई जी, जी, और अभी वापस राज्य सरकार ने हमारे को स्टडी करने के लिए वहाँ भेजा था। रिजल्ट ये देखा कि शराबबंदी के बाद में राज्य की आय में पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रतिशत दर से वृद्धि हुई, रोड एक्सीडेंट्स कम हुए, महिलाओं के, और वहाँ का सब कुछ ठीक ठीक लग रहा है। और बिहार काफ़ी इफेक्टिव तरीके से उन लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया है। बिहार में। हाँ, बिहार में करीब 4 लाख लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया, जो एक नेगेटिव पक्ष आता है। अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल करके और जो ट्रैफिकर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उन लोगों को पकड़ करके और कंट्रोल करने का प्रयास अधिक उससे किया है। काफ़ी नीतीश जी ने काफ़ी सख्ती से लागू इन किया। सब रिजल्ट्स को देखने के बाद में मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि कोई भी राज्य अगर इसको लागू करता है तो उसको आर्थिक रूप से भी लाभ होगा। हाँ, तो आप जाओ ना सब मुख्यमंत्रियों, सब आपके मुख्यमंत्रियों इसमें क्या विचार है? सब नहीं, मैं तो शराबबंदी के पक्ष में हूँ, चूँकि मैंने तो छुई भी नहीं इस बारे है। में भी कुछ कहेंगे? हाँ, या राज्य सरकारों नहीं, से आप मैं आग्रह करें? राज्य सरकारों से आग्रह करूँगा कि शराबबंदी करें। शराबबंदी तो अभी 100 लोग मर गए नकली शराब पी के गुजरात में, जो गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे थे, मर गए। इसके बाद वो अभी पुल टूट के मरे, जिसका टेंडर भी नहीं दिया गया था।
बिना टेंडर के पुल दे दिया वहाँ था। का भी स्टडी किया हमने, वहाँ पे जो लूपहोल्स उन्होंने छोड़ दी कि मेडिकल एडवाइस के ऊपर उनको शराब मिल सकती है, जो कि बताया कि 700 किसानों 700 लोग मरे 700 बॉर्डर लोग वहाँ पर मरे, जिनके लिए अभी तक कोई जिसके बारे में कोई बातचीत भी नहीं। तो हर बार क्या अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या ऐसी बलि देनी चाहिए? ये तो आप बताएं, ये तो दुखद स्थिति है, नहीं देनी चाहिए। प्रधानमंत्री कोई वादा करते हैं और माफ़ी मांग के कानूनों को वापस लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम एमएसपी लागू करेंगे, और उसमें एक कमेटी ऐसे आदमी की अध्यक्षता में बना देते हैं जो ये कानून जिसने ड्राफ्ट किए थे, तो किसान उसका बायकॉट कर रहे हैं। उस कमेटी से तो कुछ होगा नहीं है, जो चाहेंगे रिपोर्ट करा लेंगे। एमएसपी में रिपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, मोटी मोटी बात है। एमएसपी 20-22 जिनसों पे आप कर दीजिए और उसमें इकोनॉमिकली आपको कोई नुकसान नहीं है। किसान को एक तसल्ली हो जाएगी कि मेरा माल वो डिस्ट्रेस में नहीं बिकेगा, एक जो दाम तय होगा सरकार की तरफ से उस दाम पे बिक जाएगा। अगर नहीं बिकेगा बाजार में तो सरकार उसकी खरीद करेगी, उसको इफेक्टिवली लागू करिए। सर, आप करीब 5 दशक से ज़्यादा वक्त से जनप्रतिनिधि के रूप जी में जी, कौन किसका सजेशन मान रहा है? मुझे क्यों गलत फहमी में आप डालते हो कि मैं सजेशन दूँ? सजेशन यही है कि मिलजुल के काम करना चाहिए। लड़ने का वक्त नहीं है। जो मोदी जी ने रशिया को कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, ये भी राजस्थान के लोगों की तरक्की के लिए इनका लड़ना ठीक नहीं है। मिल के काम, चुनाव आ रहा है, उसमें देखा जाएगा जो होगा। किसानों का आपका सबसे बड़ा बात- मुद्दा हाँ सर, प्लीज करिए। जी, अब मिल के रहना चाहिए। जी, सबसे बड़ा मुद्दा कर्ज माफी का है किसानों। कर्ज मुक्ति, कर्ज हाँ बिल्कुल एकदम मुक्त कर देना चाहिए कर्ज से। सर, एक ओबीसी आरक्षण का मामला चल रहा है, सर उसके बारे में क्या कहेंगे सर? ओबीसी आरक्षण सबसे ज़्यादा देखो, ओबीसी जो क्लासेस हैं उनके साथ बहुत दिनों से छल चल रहा है। गुजर भाई लोग जो उनके साथ हर दूसरे तीसरे साल समझौता होता, फिर बातें वहीं की वहीं आ जाती हैं। एक तो ओबीसी में जो आइडेंटिफाइड क्लासेस हैं उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए कि इसको भी जोड़ देंगे, रिटायर्ड लोगों को भी जोड़ देंगे। ओबीसी मीन्स ओबीसी, जो सर्टिफाइड ओबीसी हैं उनका कोटा ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए। दूसरे, अगर कोई समझौता करती है सरकार, जैसे गुजरों से करते हैं, समझौता कर लेंगे फिर लागू नहीं करेंगे। अभी वो विजय बैसला का परसों में बयान सुन रहा था, उसने का कुछ भी लागू नहीं किया जो इनसे समझौता किया था। और ओबीसी में फिर दोहराता हूँ मैं आपके जरिए कि इसमें किसी और कैटेगरी का दखल नहीं होना चाहिए, सिर्फ ओबीसी जो लोग हैं उन्हीं को उसमें मिलना चाहिए, और को आप जनरल में से दे दें। एक सर, इनका जो कहना है ये है कि राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को लेके 31/4/2018 का एक सर्कुलेशन था, तो अभी उसकी विसंगतियों को दूर करने को लेके सीएम को ज्ञापन भी दिया गया है और उनको बताया गया है। तो ओबीसी विसंगति ये है कि 21% आरक्षण ओबीसी में अभी मिल रहा है, उसमें से 12% आरक्षण केवल पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित कर दिया गया, बाकी 11% का वो तो करना ही नहीं चाहिए। पूर्व सैनिकों को सबके लिए होना यही मांग हो रही है कि आप उनका 2% उनका अलग पैसे अलग दीजिए। अलग होना, वही तो मैंने कहा कि उसमें किसी का दखल या हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। और मुझे याद है ये आज़ादी के पहले जोधपुर स्टेट बैंकरप्ट हो गई थी, चूँकि वहाँ खेती नहीं कर रहे थे लोग। तो अंग्रेज़ जो रेजिडेंट कमिश्नर होता था उसने राजा से पूछा कि भाई तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। तो राजा ने कहा कि मेरे यहाँ खेती नहीं करते लोग, मेरी ये मदद कर सकते हैं कि पाली और इन ज़िलों से जो खेती करते हैं लोग, जिसमें मेजॉरिटी जाट थे, इनको आप, वो जाट थे, दूसरे वहाँ पाली की एक और जाति है उसी तरह की, इनको बुला के आप यहाँ ले आएँ बाड़मेर और इसमें जैसलमेर के आसपास, और ये खेती करें तो मेरी इकोनॉमी ठीक हो सकती है। तो रेजिडेंट कमिश्नर ने वो लोग बुलाए और समझौता करा दिया स्टेट के साथ। लेकिन उसके बाद भी फ्यूडल लोग, जो तय हुआ था कि कितना हिस्सा वो देंगे किसान सरकार को, उसके बाद भी उसका ऊँट खोल ले जाते थे, उसकी फसल उठा के ले जाते थे। बहुत सारे मुकदमे हुए जिसमें चौधरी रामदान जी थे, गंगाराम जी थे, ये लोग उनके मुकदमे लड़ते थे, नाथूराम जी लड़ते थे, लेकिन उनको लागू नहीं किया ठीक से। जो स्टेट अपने किसान के साथ अन्याय करेगी वो स्टेट चल ही नहीं सकती है।